नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों। जैसा कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षाएं लेके आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चले। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए आप मेरे साथ साथ चलें, और साथ साथ चलने के साथ साथ आप किताब सामाजिक विज्ञान की और एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी अपनी जो भी है वो जो पहले बनाए थे वो और एक पेन साथ लें, और जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उस प्रकार आप लिखते रहें, समझते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने जो सामाजिक विज्ञान के जो पार्ट हैं, जैसे इतिहास की बात करेंगे, नागरिक शास्त्र की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, और सड़क सुरक्षा स्वच्छता की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबरों का आता है। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं, उस सारणी के अनुसार उस सारणी के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये होगी क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद में इसमें अधिगम क्षेत्र। अधिगम क्षेत्र अधिगम क्षेत्र का मतलब है कि जो पार्ट हैं उनके भाग इसमें यहाँ पे दर्शाए जाएंगे। और ये हो गया अंक भार के कितने पार्ट कौन कितने नंबरों के आएंगे जो। तो सबसे पहले पहला लेते हैं, इसमें इतिहास वाले जो लेसन हैं वो हमारी बुक में 20 नंबर के दे रखे हैं। कितने नंबर के दे रखे हैं? 20 नंबर के। हाँ बिल्कुल सही है, 20 नंबर के दे रखे हैं। दूसरा जो है नागरिक शास्त्र बता रखा है। नागरिक शास्त्र इसे हम राजनीति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात इसमें करने वाले हैं। तो ये भी 20 नंबर का है। ये जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान में ये भी 20 नंबर का है। तीसरे पार्ट में चलते हैं भूगोल। इसके बाद में भूगोल वाले लेसन आएंगे, तो जिसे हम अंग्रेजी में इसे जियोग्राफी कहते हैं। और ये जो पार्ट है वो 18 नंबर का है। अपने इस लेसन में अपने ये जो सामाजिक विज्ञान है इसमें 18 नंबर का ये पार्ट है। चौथा पार्ट है अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र नाम से ही पता चलता है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो ये है ये भी 18 नंबर का है। अर्थशास्त्र भी 18 नंबर का है। पांचवें पार्ट में चलते हैं। पांचवें पार्ट में अर्थशास्त्र के बाद में पांचवा जो पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे सड़क सुरक्षा है। और ये सड़क सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो है 2 नंबर का। कितने नंबर का है? बिल्कुल सही है, 2 नंबर का। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन की। छठा पार्ट है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंध। ये भी 2 नंबर का है। तो ये भी 2 नंबर का है। अब जोड़ लेते हैं एक बार। ये हमारी एक सारणी बन गई है, इस सारणी को हम जोड़ लेते हैं। इसके जो अंक हैं उसको जोड़ लेते हैं। 20 और 20 40, ठीक है। और 18 18 और 2 इसका मतलब ये हो गया टोटल 80 नंबर। कितना हुआ? टोटल 80 नंबर हो गए हैं। तो 80 नंबर तो अपने एग्जाम के होते हैं, अपने जो किताब में से जो क्वेश्चन आने वाले हैं 80 नंबर के। और 80 नंबर का हमारा जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है इसके साथ साथ हम 20 नंबर और जोड़ देते हैं इसमें। तो ये जो 20 नंबर हैं वो हैं शतरंग के, ठीक है, शतरंग के। और ये शतरंग कैसे भेजे जाते हैं? आपकी भी जो पूरे वर्ष में जो पढ़ाई है उसके आधार पे जो नंबर वगैरह आते हैं टेस्ट में, वार्षिक एग्जाम में, उसके आधार पे ये 20 नंबर में से भेजे जाते हैं। तो इनका टोटल करेंगे तो 80 और 20 100 हो गया, और 100 नंबर का पेपर बनता है। अपने 80 नंबर का पेपर होगा, 20 का शतरंग। तो ये है। अब इसमें भी ये है कि पढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है सरल से कठिन की ओर। तो इससे सामाजिक विज्ञान की बुक में जो पार्ट हैं 6 पार्ट बता रखे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा अंकों के क्वेश्चन
इस नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान वाले जो चैप्टर है उनमें से आते हैं। जैसे अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 6 केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और राज्य सरकार का जो पार्ट है उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये सारणी समझने के बाद में हम चलते हैं कि केंद्र सरकार वाले लेसन में। तो अब हम सबसे पहले डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका भी नुकसान ना हो, समय खराब ना हो। तो सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले ये पढ़ाया जाएगा सरल से कठिन की ओर। जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आपको आती है उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ सबसे पहले समाज विज्ञान में वही चीज़ पढ़ाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, जिससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पढ़ने का जो सिस्टम होता है वो सरल से कठिन की ओर, जो आपको जो पहले आता है वो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। अब हम वक्त समय को खराब ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, और इसका नाम है केंद्र सरकार। इसका नाम है केंद्र सरकार। और बात करें कि अगर समाज विज्ञान पढ़ रहे हैं, किसी समाज विज्ञान के चैप्टर को हम समझ रहे हैं, तो पार्ट का जो लेसन जो नाम है, पार्ट का जो नाम है केंद्र सरकार, ठीक है। समाज विज्ञान का कोई सा पार्ट हो, उस पार्ट के नाम के अर्थ को अगर जान लेते हैं, उस पार्ट के नाम के अर्थ को अगर जान लेते हैं, तो वो पूरा जो पार्ट है आसानी से सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार। इसको अंग्रेजी में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करें कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, इस मैं सबसे पहले बता दूं कि इस पार्ट में हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले सरकार की डेफिनेशन, सरकार की परिभाषा, सरकार का अर्थ बताते हुए सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, वो इस पे सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो सरकार की परिभाषा है कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं, संस्था को ही सरकार कहते हैं। क्या समझे? एक बार दोबारा समझना। सरकार की डेफिनेशन है कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये जो शब्द है मूर्त, ठीक है। तो इसको हम देखें तो एक होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त। तो अमूर्त का मतलब होता है कि जिस किसी का रूप ना हो, ठीक है, और मूर्त का होता है रूप हो, साकार, ठोस, ये होता है। तो राज्य को मूर्त रूप, राज्य का कोई रूप नहीं होता है, राज्य का कोई रूप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, ठीक है। तो जो सरकार होती है, कुछ चुने हुए व्यक्तियों की संस्था को सरकार कहेंगे। तो वो जो सरकार है, ठीक है, वो राज्य का रूप दिखाने का कार्य करती है जनता को, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सरकार का मुख्य कार्य, सरकार का मुख्य कार्य आगे बिल्कुल पूरे विवरण के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे मुख्य समझाएगा सरकार का मुख्य कार्य, कि सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सरकार का मुख्य कार्य मैं बता दूं कि कानून बनाने का कार्य होता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी भी एक डेफिनेशन, परिभाषा है, लिख देता हूं। राज्य के निश्चित भूभाग, राज्य के निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल, राज्य के निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल पर रहने
क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों मतलब व्यक्ति, जनता के लिए कानून का निर्माण करना या कानून बनाना। ठीक है, एक ही बात है, कानून का निर्माण करना या कानून बनाना। ठीक है, और इन कानूनों का पालन करवाना। ठीक है, पालन करवाना। वह पालन का मतलब है कानून को मानने वाला न हो, कानून का पालन न करने वाले। ठीक है, न करने वाले लोगों को दंडित करना। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझें, सरकार का मुख्य कार्य क्या है। मैंने बताया था कि सरकार का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, वो होता है कि कानून का निर्माण करना। तो राज्य के निश्चित भूभाग, ठीक है, अब राज्य का जो निश्चित भूभाग है, मान लीजिए कि राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मानचित्र जिस प्रकार की है, जिस प्रकार अपन को समझना है, तो ये राजस्थान का मानचित्र है। तो इस राजस्थान के मानचित्र में मतलब राजस्थान की सीमाओं के अंदर निश्चित जो जनसंख्या रह रही है, ठीक है, तो निश्चित क्षेत्रफल में, निश्चित भूभाग में पर रहने वाले लोग, जो जनता रह रही, जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं, उनके लिए सरकार कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और इन कानूनों का पालन करवाने का कार्य भी सरकार का होता है। इसके बाद में जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते हैं, उन्हें दंडित करके उचित रास्ते पे लाने का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। तो एक बार दोबारा, सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार का मुख्य कार्य मैंने बताया कि राज्य के निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों के लिए कानून निर्माण करना और इन कानूनों का पालन करवाना। वह कानूनों का पालन न करने वाले व्यक्ति को दंडित करके या दंड देके उचित रास्ते पे लाने का कार्य ये होता है। और ये जैसे कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि दंडित मतलब दंड देना। तो दंड क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करे, और स्वतंत्रता के साथ साथ उनके कुछ अधिकार भी हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है, तो उनका हनन ना करें, उनका उल्लंघन ना करें। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए दूसरे की स्वतंत्रता का भी मान सम्मान करें। तो इसके बाद में हम चलते हैं सरकार के प्रकार। तो केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अब आगे हमने केंद्र सरकार के बारे में देख लिया। सरकार के बारे में देखने के साथ साथ हमने सरकार का मुख्य कार्य देख लिया। अब सरकार के प्रकार की बात करते हैं। तो सरकार के प्रकार दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ये तो जैसे मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा, सरकार के प्रकार दो होते हैं। तो एक तो आपके सामने है केंद्र सरकार, दूसरा भी आपको पता होगा राज्य सरकार, ठीक है। तो जो अपने लेसन पार्ट पढ़ रहे हैं वो है केंद्र सरकार। तो सबसे पहले सरकार के प्रकार हो गए। पहला है, इसे संघ या केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्या समझे नहीं? संघ या केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार के ये दो प्रकार होते हैं। सरकार के ये दो प्रकार होते हैं, संघ या केंद्र सरकार, ये दोनों एक ही है, ठीक है।
क्योंकि अगर हम संघ की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1 में भारत को ठीक है एक संघ बताया गया है, इसलिए यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए संघ शब्द भी हम क्या काम में लेते हैं। तो संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। तो सरकार के कितने प्रकार हुए? सरकार के 2 प्रकार हुए। आप अपनी कॉपी में साथ साथ उतारते रहें, समझते रहें, ठीक है। अब चलते हम सरकार के अंग। सरकार के अंग, यहाँ कंफ्यूज वाली बात होगी क्योंकि सरकार के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं और सरकार के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सरकार के प्रकार हो गए संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब हम बात करते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद में हम सरकार के अंगों की बात करते हैं कि सरकार के अंग कितने हैं। सरकार के अंग, तो अभी मैंने बताया सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा होगा बताएं आप? यस, बिल्कुल सही जवाब आपका, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सरकार का जो पहला अंग है, सरकार का जो पहला अंग है वह है व्यवस्थापिका। इसका अर्थ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं, इसका भी अर्थ बताएंगे। जो अभी जो हम दूसरा जो अंग लिख रहे हैं कार्यपालिका, क्या लिखा? कार्यपालिका। और तीसरा का तो आपको नाम पता ही होगा अपने आप ही, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, कक्षा में आपको पढ़ाया गया था। तो तीसरा क्या होगा? यस, सही जवाब है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग हो गए हैं। ये सरकार के 3 अंग हो चुके हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। अब व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी शॉर्ट में समझेंगे कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, फिर उसके प्रकारों के या इसके जो अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, ठीक है। पढ़ने को तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि न्यायपालिका पहले पढ़ ले, कार्यपालिका, लेकिन व्यवस्थापिका ये पढ़ ले, लेकिन जो एक क्रमबद्ध जो तरीका होता है वो नहीं बैठ पाएगा, इसलिए सबसे पहले हम व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में न्यायपालिका पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको जैसे ऐसे याद होता है न्यायपालिका मैं पहले पढ़ना चाहता हूं तो आप पहले पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए कि ये आ गया कि सरकार के अंगों का नाम लिखते हुए इसके कार्यों की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न आ गया, तो आप अगर न्यायपालिका पहले लिखते हो तो वहां पे नंबर मिलेंगे, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और अपन पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए कर रहे हैं। तो व्यवस्थापिका का जो कार्य क्या है, मुख्य जो कार्य है वो एक 2 शब्दों में यहाँ पे लिख रहा हूं। व्यवस्थापिका का जो है कानून बनाना, बनाना या निर्माण करना, ठीक है। व्यवस्थापिका का क्या कार्य हो गया? कानून बनाना। कार्यपालिका इसका क्या होगा? कानून या कानूनों का पालन करवाना, पालन करवाना, या इसका दूसरा भी अर्थ होगा कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। कानून की जगह हम यहाँ पे नियम भी हैं, क्यों? क्योंकि जैसे व्यवस्थापिका नियम बनाएगी किसके लिए? जनता के लिए, हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए, जनता के लिए नियम बनाएगी। कानून क्या है? नियम है, ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका का सीधा सा अर्थ है कि न्याय की व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना। अभी मैं समझा देता हूं इसमें न्याय की व्यवस्था कैसे होगी, किस प्रकार होगी। तो न्याय की व्यवस्था करना, तो यह कार्यपालिका समझ लिया, न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था करना। तो दूसरा इसका होगा, सीधा सा अर्थ होगा न्याय करना, ठीक है, न्याय करना। तो आज के लिए हम इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो आपके लिए जो केंद्र सरकार वाला जो लेसन लेके आया हूं वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 शुरू से ले लेते हैं कि सरकार
की परिभाषा लिखिए। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर सरकार की परिभाषा लिखिए या सरकार का अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सरकार का मुख्य कार्य क्या है? सरकार का मुख्य कार्य क्या है? तीसरा प्रश्न आप लिखिए, सरकार के प्रकारों का नाम लिखते हुए सरकार के अंगों के बारे में बताइए। ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें और इससे आगे वाला भाग, ठीक है, इससे आगे वाला भाग कौन सा होगा? यही होगा, सरकार के अंगों का जो विवरण है, इसकी जो व्याख्या है वो कल वाले अपनी क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे।